नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच उपस्थित होकर शामिल हो गए हैं आज के एपिसोड में। आज के सेशन में आज का एपिसोड है हिंदी साहित्य। हम आज आप सभी को हिंदी साहित्य पर भी कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूपी टेट में आप परीक्षा अगर देने जा रहे हैं तो यहाँ हिंदी साहित्य से तो भरमार क्वेश्चन आएंगे और आते हैं। आपको हिंदी साहित्य में ऐसे ऐसे रचना पूछ लिया जाता है, आपको वही आज हम हिंदी साहित्य में शुरू करते हैं। बस आप सभी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे सेट करके प्रेस कर लीजिए, जिससे यहाँ से हम जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियो आपका छूटने ना पाए। आप देखिए, आप लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, आत्मबल दीजिए, हमें हौसला दीजिए, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाइए। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी सोशल साइटों पर इसे शेयर कर दीजिए लिंक को, वीडियोस को, और अपने सभी दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों में सभी संबंधियों को आप शेयर करके लिंक को, वीडियोस को आप सब वहाँ सबको शेयर करते हुए पर चैनल पर लाइए, परिवार बनाइए। एकजुट होकर आप सब सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। आपका हम ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करेंगे, इसी पे हम आज का टॉपिक शुरुआत कर लेते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य बच्चे क्या करते हैं, व्याकरण तो पढ़ लेते हैं लेकिन हिंदी साहित्य उनका छूट जाता है, उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और हिंदी साहित्य से क्वेश्चन भरमार मात्रा में पूछा जाता है और अधिक मात्रा में पूछा जाता है। इसको भी आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। यूपी टेट में तो हिंदी साहित्य इतना पूछा जाता है कि उसका कोई नाम नहीं है। चलिए आज हम उसी पे आप सभी को प्रकाश डालते हैं, जिससे हमारा व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य पर भी क्वेश्चन आए, को गलत ना होने पाए। चलिए सबसे पहले आप हिंदी हेडिंग डालिए, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। उद्भव एवं विकास। हेडिंग डालिए आप सब, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। और इसमें आप 2 लाइन ये लिख लीजिए, पॉइंट में लिखेंगे। पूरे विश्व में अगर हम आपसे पूछें कि पूरे विश्व में कुल कितनी भाषाएं होती हैं, तो आप बोलोगे पूरे विश्व में कुल भाषाओं की संख्या 2736 होता है, 2736। अगर हम कुल पूछें कुल संख्याएं कितनी हैं, तो कुल संख्याएं 3000 हैं, मतलब 3000 है, 3000 है। आप इसको लिख लीजिए। पूरे विश्व में, इसमें हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास हेडिंग डाल के पॉइंट में लिखेंगे, पूरे विश्व में कुल भाषाएं हैं। पूरे विश्व में कुल भाषाओं की संख्या विश्व में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे पूरे विश्व में भाषाओं की संख्या 2736, 2736 भाषाएं पूरे विश्व में हैं। इसमें हम आपसे कहें
कुल संख्याएं कितनी हैं, तो कुल संख्याएं कितनी हैं आप सब बताइए। कुल संख्याएं हैं 3 के आगे 3 जीरो लिख लीजिए। कुल संख्याएं हैं 3000 और पूरे विश्व में कुल भाषाएं हैं 2736 2736। इतना आप सब लिख लीजिए। हम इसमें आपसे पूछे कहें कि कौन कौन से भाषाएं हैं, तो इसमें कुछ उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण में आप लिख लीजिए इस प्रकार से कुल भाषाओं की संख्या है, जो मैंने 2736 भाषाओं की संख्या बताया। इसमें जैसे एक भाषा है द्रविड़, तो द्रविड़ लिख लीजिए। एक भाषा है आपका हिंदी में द्रविड़। इसी में कामा लगाते हुए लिखते जाइए। चीनी भी आपका एक भाषा है। आप इसी में सूडानी लिख लीजिए। सूडान की सूडानी भाषा है। चीन की चीनी भाषा है। इसी में आपका अमेरिकी भाषा होगी। अमेरिकी भी लिख लीजिए। अमेरिकी, द्रविड़, चीनी, सूडानी, अमेरिकी, बुशमैनी आप लिख लीजिए कामा लगा के, बुशमैनी। और कामा लगा के भारोपीय भी आपकी एक भाषा है। इसी में कामा लगा के भारोपीय भी लिख लीजिए। भारोपीय भी इसी 2736 में ही एक भाषा है। जो भारोपीय भाषा आप लिख लीजिए, ये भारत प्लस यूरोप की भाषा है। भारोपीय भाषा भारत प्लस यूरोप की भाषाओं को भारोपीय कहा जाता है। भारत और यूरोप की भाषा को भारोपीय कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए। अब इसी में आप लिखिए हिंदी भाषा। आगे फिर पॉइंट बना के लिखेंगे आप सब। हिंदी भाषा भारोपीय परिवार का हिस्सा है। भारोपीय को इन्वर्टेड कामा में अंडरलाइन कर लीजिए। हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार का हिस्सा है। भारोपीय परिवार का हिस्सा है। और यहाँ हिंदी भाषा भारोपीय परिवार का हिस्सा है लिखने के बाद भारोपीय परिवार पे इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। हिंदी भाषा में भारोपीय परिवार का हिंदी भाषा हिस्सा है। हिंदी भाषा आपका जो हिंदी भाषा है जिसको हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं, ये कहाँ का हिस्सा है? भारोपीय परिवार का हिस्सा है। आप इसको जान लीजिए। और भारोपीय परिवार में कुल भाषाओं की संख्या अगर हम आपसे पूछें तो भारोपीय परिवार में कुल भाषाओं की संख्या 10 भाषा है। 10 भाषा है। भारोपीय परिवार में कुल भाषाओं की संख्या 10 है। और 10 भाषा के साथ साथ आपसे कहें तो 2 सर्ग भी हैं जो भारोपीय परिवार का हिंदी भाषा हिस्सा है। इसमें भारोपीय परिवार में परिवार किसे कहते हैं? परिवार कई लोगों का मिलकर एक परिवार बनता है। तो भारोपीय परिवार में 10 भाषा है और 10 भाषा मिलकर भारोपीय परिवार बनती है। और इस भारोपीय परिवार में जो 10 भाषा हैं, इसमें 2 सर्ग भी हैं। आप सब लिख लीजिए। भारोपीय परिवार में कुल 10 भाषाएं हैं और इसके साथ साथ 2 सर्ग भी हैं। इसको भी लिख लीजिए। 2 सर्ग में कौन कौन सा सर्ग है?
तो आप लिखेंगे, एक लिख लीजिए सतम सप्तम सर्ग, सतम सर्ग, और दूसरा लिखिए आप केतुम वर्ग, केतुम सर्ग। शतम सर्ग और केतुम सर्ग। आपसे हम कहें शतम सर्ग में आप लिख लीजिए, शतम सर्ग में आप लिख लीजिए भारत, ईरानी भाषा, ईरानी भाषा, अल्बानी भाषा, अल्बानी, ये आप शतम वाले में लिख लेंगे अल्बानी। और केतुम वाले सर्ग में आप लिख लेंगे ग्रीक जर्मन, ग्रीक जर्मन और इटैलिक, इटैलिक। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास में आप लिखेंगे पूरे विश्व में कुल भाषाओं की संख्या 2736 है और कुल संख्याएं 3000 है। जैसे भाषाएं कौन कौन सी हैं, जैसे द्रविड़ है, चीनी है, सूडानी है, अमरीकी है, बुश्मैनी है, भारोपीय है। भारोपीय भारत प्लस यूरोप में है, बोली जाती है, और भारोपीय के आगे इसी प्रकार से कुल 2736 भाषाएं होंगी। हिंदी भाषा भारोपीय परिवार का हिस्सा है। भारोपीय परिवार में कुल 10 भाषाओं से मिलकर बना है और इसके साथ साथ 2 सर्ग भी हैं। पहला शतम सर्ग, इसमें भारत, ईरानी भाषा, अल्बानी है, और दूसरे में केतु सर्ग में ग्रीक, जर्मन, इटैलिक है। इतना आप सब लिख लीजिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आपसे हम कहें कि भारत ईरानी भाषा, भारत ईरानी भाषा आप सब लिखते जाइए। भारत ईरानी भाषा अव्यक्त, इसके आगे अव्यक्ता लिख लीजिए। और सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग हुआ, इसमें आप पॉइंट बना के लिख लीजिए। सबसे पहले आपसे पूछा जाए सबसे पहले कौन से भाषा का प्रयोग हुआ, सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग हुआ, तो आप लिख लीजिए सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ। भारत ईरानी भाषा के आगे अव्यक्ता लिखकर आगे लिख लीजिए सबसे पहले भाषाओं का किस भाषा का प्रयोग हुआ। ऐसा आपसे पूछा जाता है सबसे पहले प्रयोग होने वाले भाषा का नाम बताइए, तो आप वहां संस्कृत टिक लगाएंगे। सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। अब हम इरेज करते हैं और इसके आगे की जानकारी पर बढ़ते हैं। आप सब लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो हम साइड में हो जा रहे हैं। आप सब लिखते हुए चलिए, चलिए आप सब लिख लिए होंगे। हम अब इरेज करते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, ग्रियर्सन के अनुसार आप लिखिए
ग्रियर्सन एक हिंदी साहित्य में एक है ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन के अनुसार संस्कृत भाषा ग्रियर्सन के अनुसार जो संस्कृत भाषा है ये 3 रूपों में है, 3 प्रकार से है। इसमें संस्कृत भाषा में ये तीनों प्रकार पहले लिख लीजिए। संस्कृत भाषा में भारतीय आर्य भाषा, दूसरे में लिख लीजिए दरद, ऐसे लिख के जाइए दरद। और तीसरे में आप लिख लीजिए, पहले में भारतीय आर्य भाषा, दूसरे में दरद और तीसरे में फारस कामा पश्तो लिख लीजिए, फारस, और इसी में कामा लगा के पश्तो लिख लीजिए। और दरद वाले में दरद कहाँ बोली जाती है? कश्मीरी और पंजाबी भाषा है। कश्मीरी आप लिख लीजिए, दरद वाले में कश्मीरी और पंजाबी में बोली जाती है दरद, ये आप लिख लीजिए। अब इसी के बाद हम आपसे भारतीय आर्य भाषा पर चलते हैं। आप यहाँ तक लिख लीजिए। अब हम चलते हैं भारतीय आर्य भाषा पर। हेडिंग डालिए आप सब, भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा हेडिंग डालिए और भारतीय आर्य भाषा में लिखेंगे यह 3 भागों में बांटा गया है। लिख लीजिए, भारतीय आर्य भाषा 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय आर्य भाषा कितने भाषाओं में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला लिखेंगे भारतीय आर्य भाषा जो 3 भागों में बांटा गया है। पहला लिखेंगे प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा, ये प्राचीन आर्य भाषा 2000 BC से 500 BC के बीच थी। हिंदी भाषा में भारतीय आर्य भाषा 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला लिखेंगे प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा कब से कब थी आपसे पूछा जाए तो 2000 BC से 500 BC के मध्य थी। आप सब BC नहीं समझे होंगे, इतिहास में जब हम आप सभी को पढ़ाएंगे तो वहाँ BC और AD पर चर्चा करेंगे। AD जो होता है आगे बढ़ते हुए जाता है, लेकिन BC बिफोर क्राइस्ट इसे कहते हैं, ये आपका पीछे की तरफ बढ़ता है। जैसे 2000 के बाद 1900 होगा, 1800 होगा, 1700 होगा, इस प्रकार से घटते हुए क्रम में BC चलता है, लेकिन वहीं AD बढ़ते हुए क्रम में चलता है। जब हम वहाँ इतिहास आप सभी को पढ़ाएंगे तो वहाँ AD BC पर चर्चा अच्छे से करेंगे। चलिए आप सब इतना जान लीजिए कि BC पीछे की तरफ बढ़ता है, AD आगे की तरफ बढ़ता है।
यहाँ इतना लिख लीजिए, यह 3 भागों में प्राचीन भारतीय भाषा पाई जाती है। 3 भागों में बटा है, भारतीय आर्य भाषा 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन आर्य भाषा 2000 BC से 500 BC के मध्य है, और दूसरा लिख लीजिए, इसी में दूसरा लिख लीजिए, मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा। और मध्यकालीन आर्य भाषा में आप लिख लीजिए, यह 500 BC, 500 BC से 1000 BC लिख लीजिए के मध्य था, 1000 BC के मध्य था। और तीसरा लिख लीजिए इसी में, आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा कब से कब थी, तो इसमें लिख लीजिए 1000। यहां मध्यकालीन आर्य भाषा में जो 500 BC लिखे हैं, 500 BC से 1000 AD लिख लीजिए। और आधुनिक आर्य भाषा 1000 AD से कब तक थी, 1000 AD से 1500 AD के बीच थी, 1500 AD के बीच थी। और ये 1000 AD से 1500 AD तक ये आधुनिक आर्य भाषा का प्रारंभिक काल माना जाता था। आप लिख लीजिए, ये प्रारंभिक काल का समय था। आधुनिक आर्य भाषा और मध्य वाला, आपसे हम कहें मध्यकाल कब से कब था, तो 1500 AD से 1800 AD, 1800 AD तक मध्यकाल का समय था, मध्यकाल का समय था। और 1800 से लेकर 1800 AD से अब तक, वर्तमान तक, ये था आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय। इस प्रकार से भारतीय आर्य भाषा को बांटा गया है। इसको आप सब लिख लीजिए। भारतीय आर्य भाषा 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा 2000 BC से 500 BC के मध्य था। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 BC से 1000 AD तक था। और आधुनिक आर्य भाषा 1000 AD से 1500 AD तक था। और 1000 AD से 1500 AD में आधुनिक आर्य भाषा अपने प्रारंभिक काल में था। 1500 AD से 1800 AD तक मध्यकाल का दौर था। और 1800 AD से वर्तमान यानी अब तक आधुनिक काल का समय था। इतना आप सब लिख लीजिए। यहाँ मैंने आपको AC और BC में, इतिहास में हम आपको और अच्छे से बताएंगे। यहाँ आप समझ जाइए बस कि BC घटते हुए क्रम में की ओर आगे बढ़ता है और AD
बढ़ते हुए की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे यह देखिए, प्राचीन आर्य भाषा 2000 बीसी से 500 बीसी तक, यहाँ 500 बीसी से आगे 1000 एडी बढ़ गया तो अब एडी हो जाएगा, और यहाँ 1000 एडी से 1500 एडी आधुनिक काल, 1500 एडी से 1800 एडी मध्यकाल, और 1800 एडी से अब तक आधुनिक काल। इतना आप सब लिख लीजिए। हम तब तक पानी पी लें, फिर अब आगे बढ़ते हैं एक एक करके। पहले हम लेंगे प्राचीन आर्य भाषा 2000 बीसी से 500 बीसी पर जानकारी करेंगे, फिर दूसरे पे मध्यकालीन आर्य भाषा पे आएंगे, फिर आधुनिक आर्य भाषा पे आएंगे, फिर ऐसे इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, हम साइड में हो गए, आप सब लिखते जाइए। आप सब लिख लिए होंगे, हम अब इरेज कर रहे हैं। हेडिंग डालिए, पहला प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा को आप सब हेडिंग डालिए, और इसमें लिख लीजिए कब से कब था। वही जो अभी तक बताया, 2000 बीसी से 500 बीसी के बीच प्राचीन आर्य भाषा का दौर था। इसको आप सब लिख लीजिए। और इसमें प्राचीन आर्य भाषा में हम आपसे कहें तो प्राचीन आर्य भाषा 2000 बीसी से 500 बीसी का जो दौर था, इसमें दो कैटेगरी थी, दो प्रकार के थे। कौन कौन आप लिख लीजिए। पहला आप लिख लीजिए वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत था इसमें। वैदिक संस्कृत। और दूसरा वाला लिख लीजिए, दूसरा वाला लौकिक संस्कृत। एक था वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। ये बंटवारा आप प्राचीन आर्य भाषा में करेंगे। वैदिक संस्कृत का समय था 2000 बीसी से 800 बीसी। 2000 बीसी से 800 बीसी का जो समय था, ये वैदिक संस्कृत का समय था। और लौकिक संस्कृत का समय आप लिख लीजिए 800 बीसी। 800 बीसी से 500 बीसी, ये आप लिख लीजिए। ये काल लौकिक संस्कृत वाला था। मैंने यहाँ प्राचीन आर्य भाषा में आपको 2000 बीसी से 500 बीसी जो बताया था, इसी में दो वर्ग में बांटा गया था। एक 2000 बीसी से 800 बीसी तक वैदिक संस्कृत का दौर था, और दूसरा 800 बीसी से 500 बीसी का जो समय था, ये लौकिक संस्कृत का समय हुआ था। अब इतना आप सब लिख लीजिए। अब इसी में आप दूसरा वाला लिखिए, दूसरा वाला हेडिंग डालिए, मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा। इसमें मध्यकालीन आर्य भाषा में आप समय लिख लीजिए 500 बीसी से 1000 एडी।
1000 AD के बीच मध्यकालीन आर्य भाषा थी और इसमें मध्यकालीन आर्य भाषा 3 वर्ग में ये भी था। 3 वर्ग में कौन कौन था? पहला लिखेंगे मध्यकालीन आर्य भाषा पाली भाषा, और पाली में आप लिख लीजिए ये प्रथम प्रकृति का समय था, प्रथम प्रकृति। और दूसरा लिखेंगे प्रथम प्राकृत, और दूसरा आप प्राकृत लिख लीजिए, और ये द्वितीय प्रकृति, द्वितीय प्रकृति। पाली वाला प्रथम प्रकृति का समय था, लिख लीजिए 500 BC से 1 AD, 500 BC से 1 AD लिख लीजिए। और प्राकृत वाला दूसरा द्वितीय प्रकृति वाला 1 AD से 500 AD, और थर्ड लिख लीजिए अपभ्रंश, अपभ्रंश। अपभ्रंश, और अपभ्रंश में लिख लीजिए ब्रैकेट में तृतीय प्रकृति, प्राकृत, तृतीय प्राकृत लिख लीजिए। और इसमें 500 AD से 1000 AD लिख लीजिए, 500 AD से 1000 AD लिख लीजिए। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 BC से 1000 AD के बीच थी। इसमें 3 वर्ग में था। पाली प्रथम प्राकृत, प्रथम प्राकृत पाली थी, द्वितीय प्राकृत प्राकृत थी, और तृतीय प्राकृत अपभ्रंश रही। पाली वाला समय 500 BC से 1 AD, प्राकृत भाषा 1 AD से 500 AD, और अपभ्रंश में 500 AD से 1000 AD का समय था। आप सब लिख लीजिए। अब हम इसमें अपभ्रंश में कुछ जानकारी बताते हैं। अपभ्रंश पर हम आगे चलते हैं। इतना आप सब लिख लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं, फिर इरेज करते हैं, फिर हम चलते हैं अपभ्रंश पर। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। चलिए हेडिंग डालिए अपभ्रंश। अपभ्रंश, और अपभ्रंश में आप हेडिंग डाल के लिख लीजिए ब्रैकेट में। अपभ्रंश में कुल 5 उपभाषा समूह होती है और 17 बोली होती है। अपभ्रंश में कुल उपभाषा समूहों की संख्या 5 होती है और 17 बोलियां होती हैं। इसको आप सब लिख लीजिए। अपभ्रंश में आप लिखेंगे उपभाषा समूह की संख्या कुल 5 होती है और बोलियों की संख्या कुल कितनी होती है? बोलियों की संख्या कुल 17 होती है। अपभ्रंश में उपभाषा समूह 5 होती है और बोली 17 होती है। इसको आप सब लिख लीजिए। कौन कौन सी अपभ्रंश हैं, इस पर हम जब प्रकाश डालते हैं आप सब लिखते हुए चलिए।
पहला है सौर सैनी अपभ्रंश। पहला है, आप लिखिए सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश में आप हेडिंग डाल के लिखिए सौर सैनी अपभ्रंश में कौन कौन सा भाषा आता है, कौन कौन सा क्षेत्र आता है सौर सैनी अपभ्रंश में। तो आप सौर सैनी अपभ्रंश में लिख लीजिए, आपका आएगा पश्चिमी हिंदी वाला गैल। इसमें लिखेंगे पश्चिमी हिंदी, आपका कहाँ आएगा, तो पश्चिमी हिंदी आपका सौर सैनी में आएगा। सौर सैनी अपभ्रंश में राजस्थानी पहाड़ी गुजराती ये आप सौर सैनी अपभ्रंश में लिख लीजिए। आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, तो पश्चिमी हिंदी आप वहां सौर सैनी अपभ्रंश में लगाएंगे। आपसे पूछ लिया जाता है राजस्थानी पहाड़ी गुजराती किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, तो पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, तो आप लिखेंगे सौर सैनी अपभ्रंश। इस प्रकार से आप सब लिख लीजिए। हम थोड़ा सा जल पी लें, गला हमारा सूखा जा रहा है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप सब लिख लिए होंगे, हम आगे चलते हैं। और इसके आगे अर्ध मगधी लिख लीजिए। दूसरा लिखिए अर्ध मगधी। अर्ध मगधी और अर्ध मगधी में लिखेंगे कौन कौन सा आता है, कौन कौन सी भाषा अर्ध मगधी में बोली जाती है, तो इसमें लिखेंगे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी आपका अर्ध मगधी में आती है। पूर्वी हिंदी आपका अर्ध मगधी में आता है। और इसमें पूर्वी हिंदी में ब्रैकेट में लिख लीजिए कौन कौन सा पूर्वी हिंदी में आता है। अवधी आप लिख लीजिए, अवधी कामा लगा के बघेली, कामा लगा के छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है और अर्ध मगधी में आता है। आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अर्ध मगधी में कौन सी आती है, तो आप वहां पूर्वी हिंदी लगाएंगे। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सा आता है, अर्धी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के है। आप लिख लीजिए। अगला लिख लीजिए, ये अर्ध मगधी हुआ। अब दूसरा लिखिए मगधी। आगे लिखेंगे मगधी और मगधी में आप लिखिए, मगधी में जैसे बिहारी, मगधी में आप बिहारी लिख लीजिए। बिहारी की जो पंक्तियां हैं वो आपका मगधी में ही मिलेगा। आप
बिहारी की पंक्तियां मगधी में हैं और बिहारी आगे ब्रैकेट में मैथिली लिख लीजिए। मैथिली, मैथिली, मगही, मगही, भोजपुरी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये बिहारी की पंक्तियां आपको मैथिली में मिल जाएंगी, मगही में मिल जाएंगी, भोजपुरी की मिल जाएंगी। ये सब आपकी मगही के अंतर्गत आएगा। आप लिख लीजिए। अगला लिखिए, अगला लिखिए इसमें केकै, केकै। अगला 5वां लिखिए अभ्रंश में टक, टक। और ये टक आपका पंजाबी है, पंजाबी में टक है। पंजाबी के आगे, टक के आगे पंजाबी लिख लीजिए। अगला लिख लीजिए वाचन, वाचन, वाचन में आगे लिखेंगे, ये सिंधी में के अंतर्गत आता है। वाचन सिंधी में आता है, टक पंजाबी में आता है, केकै मगधी, बिहारी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, पूर्वी हिंदी अर्ध मगधी में, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, सौ सैन्य अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। ये आप लिख लीजिए। आगे आप लिख लीजिए महाराष्ट्री, आगे लिख लीजिए महाराष्ट्री। महाराष्ट्री में लिख लीजिए आप मराठी चलती है। महाराष्ट्री में कौन सी भाषा चलती है? मराठी भाषा चलती है। आप इसको लिख लीजिए। सौर सैनी अपभ्रंश में आपका पश्चिमी हिंदी चलती है, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। अर्ध मगधी में पूर्वी हिंदी चलती है, पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी में चलती है। मगधी आपका बिहारी जी है, इनकी मैथिली, मगही, भोजपुरी लिख लीजिए। केक है, टक आपका पंजाबी में चलती है, व्राचर सिंधी में और महाराष्ट्री में मराठी भाषा चलती है। इतना आप सब लिख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए, आप सब लिख लिए होंगे। हम अब इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम इरेज कर दिए, आप सब लिख लिए होंगे। आगे आप लिखिए पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी हो गया था, तो पश्चिमी हिंदी हेडिंग डालिए। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है? तो पश्चिमी हिंदी में आप लिख लीजिए कैसे बोली जाती है, क्या 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 बोली जाती है। तो पश्चिमी हिंदी में आप लिख लीजिए खड़ी हिंदी बोली जाती है। खड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में खड़ी हिंदी लिख लीजिए। कामा लगा के ब्रज भाषा लिख लीजिए। ब्रज भाषा, कामा लगा के बांगरू लिख लीजिए। बांगरू लिख लीजिए। कामा लगा के बुंदेली लिख लीजिए। बुंदेली। कामा लगा के कन्नौजी लिख लीजिए।
कन्नौजी, और कामा लगा के पश्चिमी हिंदी में ही दक्षिणी लिख लीजिए, दक्षिणी। ये आपका पश्चिमी हिंदी के हैं। पश्चिमी हिंदी में आपका बोला जाएगा खड़ी हिंदी, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी। ये खड़ी हिंदी, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। आप इतना लिख लीजिए। अब आगे राजस्थानी में क्या क्या है, आप राजस्थानी हेडिंग डालिए, राजस्थानी। तो राजस्थानी में आप हेडिंग डाल के लिख लीजिए। राजस्थानी में के अंतर्गत आता है आपका मारवाड़ी, मारवाड़ी आएगा, कमा लगा के मेवाती भी आ जाएगा, मेवाती। कमा लगाकर इसी में हड़ौती आपका आ जाएगा, हड़ौती, हड़ौती आ जाएगा। अब आप हड़ौती के आगे ढूढ़ाड़ी लिख लीजिए, ढूढ़ाड़ी, ढाड़ी, ढूढ़ाड़ी लिख लीजिए। ढूढ़ाड़ी एक भाषा है। मेवाती आगे लिख लीजिए, मेवाती। और इसी में एक और लिख लीजिए राजस्थानी में, बांगड़ी, बांगड़ी। ये आपका राजस्थानी के अंतर्गत आता है। राजस्थानी में लिख लीजिए मारवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, ढूढ़ाड़ी, मेवाती, बांगड़ी आपका राजस्थानी के अंतर्गत आता है। आपसे इसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाएगा। खड़ी हिंदी, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी में से कुछ पूछ लिया जाएगा। किस हिंदी का है? पश्चिमी हिंदी का है। मारवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, ढूढ़ाड़ी, मेवाती, बांगरू, बांगड़ी में कहाँ से लिया गया है? राजस्थानी हो जाएगा। आपको पता रहेगा तो वहाँ अपने आप सही करोगे। आप आगे हेडिंग डालिए, पहाड़ी, पहाड़ी। और पहाड़ी में आप लिख लीजिए गढ़वाली, गढ़वाली, गढ़वाली लिख लीजिए। और कुमाऊनी लिख लीजिए, कुमाऊनी, कुमाऊनी लिख लीजिए। ये आपका पहाड़ी के अंतर्गत है। आप लिख लीजिए। चलिए लिखिए आप सब, हम बोल दे रहे हैं, आप सब लिखते जाइए। चलिए पश्चिमी हिंदी में आप लिखेंगे खड़ी बोली। थोड़ा सा हम जल पी लें। चलिए पश्चिमी हिंदी में आप लिखेंगे खड़ी हिंदी, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी। ये पश्चिमी हिंदी के हैं। और राजस्थानी के में मारवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, ढूढ़ाड़ी, मेवाती और बांगड़ी, ये राजस्थानी के अंतर्गत आ जाएंगे। और पहाड़ी में आपका गढ़वाली और कुमाऊनी पहाड़ी में आएगा। आप इतना लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम पुनः आपको समझाएंगे। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। हम अब इरेज करते हैं और अगला हेडिंग डलाते हैं। और नहीं कहिए तो हम यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। अगला हेडिंग आप डालिए,
अगला हेडिंग हम आपको डलवा देते हैं। थर्ड नंबर की आपकी है, थर्ड नंबर की हेडिंग डालिए आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा। और आधुनिक आर्य भाषा का जो समय काल था, इसको आप लिख लीजिए 1000 एडी से 1500 एडी। 1500 एडी, 1000 एडी से 1500 एडी का समय था। और इसमें आपको मैंने बताया था कि 1000 एडी से 1500 एडी का जो समय था, ये आपका प्रारंभिक काल का समय था। आधुनिक आर्य भाषा की जो तीसरी अगली हेडिंग में डलवा रहा हूं, इसमें आधुनिक आर्य भाषा 1000 एडी से 1500 एडी का जो समय काल था, ये प्रारंभिक काल था। आपसे कहें इसमें 1500 एडी से 800 एडी का जो समय था, 1500 एडी से 800 एडी का जो समय था, ये मध्यकाल का समय था। और अगला लिखेंगे 800 एडी से अब तक, वर्तमान तक का जो समय था, यही आपका आधुनिक काल का समय था। आधुनिक काल जिसमें हम सब हैं, ये 800 एडी से अब तक का समय है आधुनिक काल। इसको आप सब हेडिंग डालिए। और हम चलिए पश्चिमी हिंदी में खड़ी हिंदी, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी। और राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाती, बांगड़ी। और पहाड़ी में गढ़वाली और कुमाऊनी। और अब अगली हेडिंग हम डलाते हैं आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा 1000 एडी से 1500 एडी तक का समय था। और 1000 एडी से 1500 एडी तक प्रारंभिक काल था। और 1500 एडी से 1500 एडी से ये 800 नहीं 1800 है। आप सॉरी, गलती हो गया। ये आधुनिक आर्य भाषा का जो प्रारंभिक काल था 1500 एडी से 1500 एडी। और 1500 एडी से 1800 एडी का जो समय था मध्यकाल का था। और 1800 एडी से अब तक का जो समय था, ये आधुनिक काल का समय। इसको आप सब लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। और हम अब मिलते हैं अगले सेशन में। आप सब एक एक करके लिख लीजिए। हम साइड में हो जा रहे हैं और थोड़ा सा जल पी लें। और आज के सेशन पर यहीं पे हम विराम देते हैं। बस आप सभी से छोटी सी गुजारिश है, विनम्र निवेदन है, आप सभी से प्रार्थना है कि गंगा एकेडमी के चैनल पर आप सब सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। आप सभी का सपोर्ट ही प्यार हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप सब गंगा एकेडमी के वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए और सारी जानकारियों को कंठस्थ कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल बन जाएगी, बेल को ऑल पे सेट करते हुए बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप नोटिफिकेशन देखकर आपकी वीडियो छूटने न पाए।
आप तत्काल वीडियो को देखिए और बार बार वीडियो को देखकर तैयारी को मजबूत कीजिए। परीक्षा में क्वालिफाई कीजिए, परीक्षा क्वालिफाई करके क्रैक कीजिए, जिससे आपको नौकरी मिले। और आपको नौकरी मिलेगी तो आपको आपके परिवार में खुशी होगी, और आपके परिवार में नौकरी मिलने पर जब खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सब यही सहयोग कर दीजिए कि गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोज को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी सोशल साइटों पर इसे इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। यही उद्देश्य है कि हर गरीब, हर भाई बहन तक वीडियो पहुंचे और हर भाई बहन इससे लाभान्वित हो। ये सब सार्थक प्रयास आप सब करते हुए एक छोटी सी यही सहयोग कर दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट से हमें निरंतर मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए। हमारा आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ाइए, हमारा हौसला बढ़ाते जाइए। हम आपके लिए संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ से हर विषय के साथ कराएंगे। कोई विषय आपका छूटने नहीं पाएगा, ये हमारा दावा है, ये हमारा उद्देश्य है। आपका हर विषय के साथ पूरी कंप्लीट तैयारी हम कराएंगे और हर क्लास का आपको पूरा पीडीएफ भी हम यहाँ से आपको देंगे। सब कुछ निःशुल्क है। निःशुल्क पाठशाला का आप सब लाभ उठाइए। निःशुल्क कार्यशाला का लाभ उठाते हुए आप सब एक नौकरी लें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा संकल्प है। आप सब इस संकल्प और उद्देश्य को सार्थक कीजिए और चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाते हुए हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाइए, हमारा आत्मबल बढ़ाइए, हमारा मनोबल ऊंचा कीजिए। और गंगा एकेडमी के परिवार में आप सब बढ़ते बढ़ते आप सब संपूर्ण भारत के हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। आप सब मिलकर गंगा एकेडमी ज्वाइन कीजिए, गंगा एकेडमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और इसके वीडियोस को बार बार देखकर यहाँ के वीडियोस को बार बार देखकर आप सब लाभान्वित होइए और पीडीएफ को पढ़ के लाभान्वित होइए, एक नौकरी लीजिए। ठीक है, आज का हमारा प्रयास यहीं तक। इसके आगे हम साहित्य हिंदी में ही अगली टॉपिक पर हम फिर मिलते हैं। इसके आगे हम आधुनिक आर्य भाषा, जो मैंने हेडिंग डलवाई है, 1000 AD से 1500 AD का समय दौर था, प्रारंभिक काल था। 1500 AD से 1800 का काल था मध्यकाल का, और 1800 AD से अब तक आधुनिक काल का दौर था। इस पर हम प्रकाश डालेंगे। फिर इसी प्रकार से हम संविधान का जो राजभाषा अनुच्छेद है, इस पर थोड़ी सी प्रकाश डालेंगे। फिर हम साहित्य हिंदी में जो साहित्य हिंदी में जो रचना से संबंधित सवाल आते हैं, उस पर भी हम पढ़ते हुए हिंदी साहित्य को पूरा करेंगे, जिससे आपको रचना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटने न पाए। हम थोड़ी सी बेसिक पढ़ाते हुए हम रचना की ओर आगे अग्रसर होंगे। ठीक है, नमस्कार। आप सब बस सहयोग प्यार बनाते रहिएगा, सपोर्ट चैनल को करते रहिएगा। आप सब गंगा एकेडमी के परिवार से जुड़ते रहिएगा, यही हमारा संकल्प है। आप सब हमारे संकल्प को सफल कीजिए, हमारा उद्देश्य को सफल कीजिए। आप सब पढ़ते हुए एक नौकरी लीजिए। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, जय राधे कृष्णा।